स्टूडेंट्स, आज सामाजिक असमानता और बहिष्कार के स्वरूप भाग 2 इस चैप्टर के दूसरी स्लाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा था भेदभाव और बहिष्कार। अब हम चलेंगे अगले भाग की तरफ। भेदभाव जो है वो जाति आधारित कैसे होता है। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था कैसे। पहली बात तो जाति जो है वो जन्म से होती है। जो जिस जाति में पैदा हो गया वो उसकी जाति हो जाती है। जाति में भेदभाव कैसे होता है, ऊंच नीच के आधार पर, कि हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। उसके बाद चूंकि ब्राह्मण के लिए ये था कि भाई वो कोई भी धन संचय नहीं कर पाएगा, और अक्षत्रिय का काम था लड़ना। लेकिन अक्षत्रिय भी ब्राह्मण के आदेश को मानता था। जब ब्राह्मण को हर धार्मिक कर्मकांड के लिए अक्षत्रिय के पास होना जरूरी था। दूसरा शुद्धता और अशुद्धता। शुद्ध जातियां उनको माना गया जो पठन पाठन का या धार्मिक कर्म कांड का कार्य करते हैं, उनको शुद्ध और ऊंची जाति माना गया। जो साफ सफाई का या नीचे के काम करते, निम्न स्तर के काम करते हैं, उन जातियों को अशुद्ध माना गया। और इस तरह से उनमें भेदभाव रहा। जाति में एक और व्यवसाय और परिस्थिति के आधार पर भी भेदभाव वर्गीकरण हुआ। जैसे जो जाति ऊंची जाति है उनके ऊंचे कार्य हैं, जो नीची जाति है उनके नीचे कार्य हैं। ऊंची जाति के जो ऊंचे कार्य हैं उसी के आधार पर उनकी समाज में हैसियत है, परिस्थिति है, इज्जत है, सम्मान है। और जो मध्यम या नीची जातियां हैं उनके चूंकि कार्य कम स्तर के हैं, तो इसलिए उनकी इज्जत भी या समाज में उनकी निर्योग्यता है, उनको कुछ अधिकार कम प्राप्त हैं। अब जाति में क्या क्या निर्योग्यताएं हो सकती हैं वो हम देखेंगे। जाति में जो निर्योग्यताएं हैं, जाति आधार पर जो निर्योग्यताएं हैं, कि जाति जो है उसी के आधार पर उसको काम करने का अधिकार है, या उसके सारे अधिकार उसी के अकॉर्डिंग है। अगर वो ऊंची जाति का है तो उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर वो नीची जाति का है तो उसको कुछ निर्योग्यताएं हैं, उसको कुछ काम करना मना है, वो काम वो नहीं कर सकता। वो देखेंगे हमें। जैसे भूमिहीन श्रमिक, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो केवल श्रमिक का काम करेंगे, जमींदार के यहाँ काम करेंगे, उनके खेतों में काम करेंगे, उनके यहाँ बेगार करेंगे, वो और कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से व्यवसायों का निम्न स्तर, जो नीची जाति हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी निम्न है। वो व्यवसाय जो चुनेंगे ना, वो ऐसे व्यवसाय चुनेंगे जिनमें आर्थिक लाभांश कम होगा। जैसे सफाई का काम हो गया, या चमड़े का काम हो गया, या कृषि आधारित हाथ के काम हो गए, जो कृषि की मदद करने के लिए काम हो, वो चुनने का उनको अधिकार है। ऊंचे काम चुनने का उनको अधिकार नहीं है। व्यवसाय चुनने में स्वतंत्रता नहीं। हर व्यवसाय जाति आधारित है। अगर कोई लोहार है तो वो लोहे का काम करेगा, सुनार है वो सोने का काम करेगा। तो इसी तरह से हर काम, जैसे और भी छोटी जातियां तो वो केवल सफाई का काम करेंगे। एक जाति अपने व्यवसाय को बदल नहीं सकती, ये जाति में एक निर्योग्यता है। श्रम विभाजन में निम्नतम स्तर। श्रम विभाजन यानी काम को बांट कर करने का तरीका। उसमें जो है, जो जातियां हैं कुछ, उनको निम्न स्तर पर ही रखा गया, उनको ऊपर नहीं रखा गया। जैसे ब्राह्मण है तो वो कर्मकांड का या धार्मिक आधार का कार्य करेगा, लेकिन नीची जाति का या निम्न जाति का आदमी वो कार्य नहीं कर सकता, उसको निम्न स्तर के ही कार्य करने पड़ेंगे। सार्वजनिक निर्योग्यता है, उसको सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे वो मंदिर में नहीं जा सकता, वो सभी लोग एक कुएं से पानी नहीं ले सकते, वो एक जगह रहकर यानी सबके साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता, वो सबके घरों में अंदर तक नहीं जा सकता, उन पे वहाँ कुछ प्रतिबंध हैं। शिक्षा संबंधी,
जो निम्न जातियां हैं उनको शिक्षा का भी अधिकार कम। अब तो चूंकि वक्त बदल गया है, सबको शिक्षा का अधिकार हो गया हो, आगे हम पढ़ेंगे कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनके आधार पर उनको अधिकार मिल गए हैं, लेकिन शिक्षा संबंधी उनकी कुछ निर्योग्यताएं क्यों है? निम्न जातियां हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और शिक्षा आजकल आप देखते हैं बहुत महंगी हो गई है, तो उनको शिक्षा के उस स्तर तक जाने में ये प्रॉब्लम आती है आर्थिक, कि वो वहाँ शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते और इसलिए वो शिक्षा का उच्च शिक्षा ग्रहण बहुत कम कर पाते हैं। या दूसरा ये है कि वो शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको परिवार का पेट पालना होता है, तो वो कार्य में लग जाते हैं और आगे शिक्षा कम ले पाते हैं। और निवास संबंधी आपने देखा होगा ना, गांव में आपने जब भी देखा होगा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके घर गांव के एक किनारे पे होते हैं। अब किसी भी दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी गांव में चले जाइए, वहां उनको निवास संबंधी निर्योग्यताएं हैं, उनको एक निश्चित जगह बताई जाएगी, वहीं वो गांव से बाहर एक तरफ रहेंगे, वो गांव के बीच में या गांव के जो उच्च जाति के लोग उनके साथ नहीं रह सकते। ये आज तक का जाति में था, लेकिन अब थोड़ा बहुत चेंज आया है, वो जो चेंज आए वो आगे हम बात करेंगे। जाति आधार पर अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत, छूना मना है, यानी उनके सामने आना मना है, छूना मना है, सार्वजनिक जगह पे रहना मना है, आना मना है, ये है अस्पृश्यता। ये अपवित्र, कुछ जातियां हैं जिनको अपवित्र माना गया, जो निम्न स्तर के काम करते हैं उन जातियों को अपवित्र माना गया और उनको अछूत भी माना गया और उन पर कुछ निर्योग्यताएं लाद दी गई कि वो सब जगह जा नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वो सार्वजनिक अस्पताल में नहीं जा सकते, वो सार्वजनिक विद्यालय में उनको पहले तो दाखला लेने का अधिकार नहीं था, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते और वो कुएं से पानी नहीं ले सकते, और भी बहुत सारी निर्योग्यताएं हैं जो वो नहीं कर सकते। जो अस्पृश्यता है उसके आयाम क्या है? उसके 3 आयाम हैं। जो निम्न जाति है उनको इन आयामों का सामना करना पड़ता है। अपवर्जन या बहिष्कार, के निम्न जाति के लोग हैं उनका बहिष्कार कर दिया जाता है या उनके लिए कुछ पाबंदियां हैं, कुछ अपवर्जन है उनके लिए। क्या अपवर्जन है? वही जो सामाजिक स्थान पर जा नहीं सकते, वो सबके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, वो सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकते, वो घोड़ी पर बैठकर शादी में नहीं निकल सकते, वो अच्छी जगह शिक्षा नहीं ले सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, ये उनके लिए अपवर्जित है। दूसरा है उनको कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ता। अपमान कैसे है कि जब वो उच्च जाति के लोगों के यहाँ किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो वो सर झुकाकर खड़े होंगे, वो सफ़ेद कपड़े नहीं पहनेंगे, वो जूतों को हाथ में लेकर चलेंगे, उनके सामने से नहीं गुजर सकते। ये उनको कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता है। आश्रितता व शोषण, और उन लोगों का कदम कदम पर शोषण होता है। बेगार एक शब्द मैंने लिखा, आपने देखा, ये बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के काम करना। वो उच्च जाति के लोगों के यहाँ काम करते हैं और उनको बदले में या तो बहुत कम पैसा मिलता है या पैसा मिलता ही नहीं। तो ये है अस्पृश्यता के आयाम जो हमने देखे। अभी चूंकि इतना भेदभाव है समाज में, जाति आधारित है, जनजाति के आधार पर भी है और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भी है, तो सरकार ने और लोगों ने भी कुछ इस भेदभाव को मिटाने के लिए पहल की। वो पहल जो है हम 2 चरण में देखेंगे। एक तो है अंग्रेजों द्वारा और एक है आज़ादी के बाद। तो अंग्रेजों द्वारा कब? 1835 में अंग्रेजों ने हमारे देश में जनगणना इस आधार पे करवाई, जाति आधार पे, कौन सी जाति के कितने लोग हैं, अनुसूचित जाति कौन कौन सी हैं, अनुसूचित जनजाति कौन कौन सी हैं। हालांकि चाहे उनका मकसद कुछ भी रहा हो, उनका कोई ज़्यादा मकसद नहीं था कि इनके भलाई के लिए कुछ काम करना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और कुछ जातियों की पहचान की। जो जातियां हिंदू धर्म के साथ उन्हीं के गांव में उनके साथ रहते थे, उनको अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित मतलब एक अनुसूची बना दी गई। ये जातियां इस अनुसूची में है जो दलित हैं, जो निम्न स्तर की हैं, जिनको बराबर का दर्जा समाज में नहीं है। और दूसरी थी जनजाति। जनजाति वो जातियां थी जो जंगलों में रहती थी। आम वो हिंदू धर्म के कुछ नज़दीक थी, लेकिन उनका अपना धर्म थे, अपनी रीति रिवाज थी।
उनके लिए अंग्रेजों ने कुछ पहल शुरू की और उन्होंने कुछ कानून वगैरह बनाए कि इन लोगों को सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। इसके बाद देश आजाद हुआ 1947 में, और जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें कुछ सरकार ने प्रोविजन बना किए कि हम इन लोगों को भी सबके बराबर दर्जा देंगे और इन लोगों को कोई निर्योग्यता होगी तो उसको हटाएंगे। तो इसमें दो तरह की पहल हुई, एक हुई राजकीय पहल और एक हुई गैर राजकीय पहल। राजकीय पहल का मतलब है जो सरकार ने की, और अराजकीय पहल का मतलब है जो लोगों ने किया, सरकार से अलग जो हुई वो पहल हुई। तो सबसे पहले हम लेते हैं राजकीय पहल, आरक्षण की सुविधा। जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण की सुविधा दी गई। 15% अनुसूचित जाति को और 7.5% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए और नौकरियों में भी। तो इस जो आरक्षण की सुविधा वो दो तरह से दी गई। पहली, विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए विधान मंडलों, विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। यानी उन सीटों पर केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं और लड़के वो लोग जो है विधानमंडल और विधानसभाओं में पहुंचेंगे। दूसरा किया गया इसमें सरकारी नौकरी में आरक्षण, तो उनकी संख्या के आधार पर उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया ताकि वो लोग पढ़ लिख कर और नौकरी कर सके और अपने समाज की स्थिति सुधार सके। इसके अलावा सरकार ने कुछ कानून बनाए। इन कानून के तहत सजा का प्रावधान किया गया कि कोई अगर इनके साथ भेदभाव करेगा तो वो सजा मिलेगी। वो क्या क्या कानून बनाए? सबसे पहला कानून अंग्रेजों के समय में बना 1850 में। मैंने कहा ना, उन्होंने शुरुआत पहले ही कर दी थी। 1850 में जातिगत निर्योग्यताएं समाप्ति अधिनियम 1850 में बना। इसमें क्या किया गया कि सार्वजनिक संस्थाओं में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी जातियों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की बराबर से अनुमति होगी और सार्वजनिक स्थानों में उनको प्रवेश, यानी जैसे शिक्षण संस्थान है, स्कूलों में पहले क्या होता था, उनको स्कूलों में दाखिले के लिए मना कर दिया जाता था, तो अब उनको वहां पर प्रवेश की अनुमति दे दी गई। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 में कुछ संविधान में प्रोविजन किए गए और 1955 में एक जो है कानून बनाया गया अस्पृश्यता अपराध। इसके अनुसार इसमें कुछ धाराएं जोड़ी गई। उन धाराओं में से मैं मोटी मोटी 2-3 धारा आपको बताता हूं कि उनमें क्या किया गया था। धारा 4 में था कि सभी सार्वजनिक जगहों, जैसे दुकान है, मंदिर है, कुएं हैं, कहीं जो होटल वगैरह वहां बैठ के खाने पीने की जो बात है, उनमें इन सबको बराबर का अधिकार होगा। कोई भी आदमी किसी भी जगह अपना मकान बना सकता है, वहां अपनी जमीन खरीद कर सकता है। सामाजिक या धार्मिक प्रथा, वो किसी भी सामाजिक या धार्मिक प्रथा को अपना सकता है, मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। धारा 5 में दिया गया कि सभी आदमियों को, हर जाति के आदमी को हॉस्पिटल यानी अस्पताल में और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए बराबर का अधिकार है। कोई भी वहां पर ले सकता है, किसी को वहां पे मनाही नहीं कर सकते। धारा 7 में दिया गया अस्पृश्यता के विरुद्ध दंड, यानी अगर कोई अस्पृश्यता कानून मानेगा तो उसको दंड का प्रोविजन किया गया कि उसको दंड दिया जाएगा। अगर वो शिकायत कर देता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, छुआछात मानी जा रही है, तो वो जो है उसमें उसको दंड मिलेगा। दूसरा जो कानून बना वो बना नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976। 1976 में एक कानून बनाया गया कि अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है जाति आधार पर या उसके साथ छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार करता है, तो पहली बार शिकायत होने पर उसको 100 से 500 रुपये दंड और 1 महीने की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसी में अगर वो इसी अपराध को दूसरी बार करता है तो उसको दूसरी बार में 1 वर्ष की सजा तक हो सकती है और 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। तो इस कानून के तहत ये किया गया।
चौथी जो बात है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989। 1989 में यह संशोधन किया गया कि कोई भी, देखो आप यहां तक देख रहे हैं कि लोग कानून बन गए फिर भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये कानून को और थोड़ा सा सख्त कर दिया गया कि अगर कोई इनके साथ अत्याचार करेगा तो उसको कठोर दंड दिए जाएंगे। और संविधान संशोधन अधिनियम 2005, इसको 93वां संविधान संशोधन बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 93वां संविधान संशोधन क्या है या उसका वर्णन करो। संविधान संशोधन अधिनियम 2005 ये 1 जून 2006 से लागू हो गया है। ये है सभी शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान है। ये है 93वां संविधान संशोधन। अब आते हैं हम गैर राजकीय पहल। गैर राजकीय पहल में पहली चीज है सामाजिक आंदोलन। पहले महात्मा गांधी ने, B.R. अम्बेडकर ने और पेरियार जी ने और ज्योतिबा फुले ने सामाजिक आंदोलन चलाए, लोगों को जागरूक किया। कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है कि हम सामाजिक आंदोलन चलाएं, लोगों को जागरूक करें कि हर आदमी बराबर है, भेदभाव करना गलत बात है। तो उन लोगों ने अपने अपने समय पर लोग आंदोलन चलाए और लोगों को जागरूक किया। कुछ एनजीओ है हमारे यहाँ जो आज भी लगी हुई हैं। एनजीओ समझते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोगों की भलाई का काम करते हैं। इसमें हरिजन सेवक संघ दिल्ली है, आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली है, आंध्र राष्ट्र आदिम जाति सेवक संघ है, और इसमें ये जो आंध्र राष्ट्र है ये बहुत से शहरों में ये आदिम जाति सेवक संघ जो है काम कर रहे हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुणे है, वेल्लोर है, ये बहुत सी जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये एनजीओ भी इन लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दल भी बन गए हैं जो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है और कर्नाटक दलित संघर्ष समिति, ये कर्नाटक में है। ये दोनों जो है मुख्य राजनीतिक दल हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा है साहित्यिक, कि इन लोगों का मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषा के साहित्य में भी बहुत योगदान है। ये लोग उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं और अपने आप उनके साथ आ रहे हैं। तो यहाँ तक हम बता रहे थे आपको कि कैसे भेदभाव होता है और उसके लिए कैसे सरकार ने कानून बनाए हैं और कैसे गैर राजकीय पहल लोगों ने भी पहल करके इसको खत्म करने की कोशिश की है। इसके बाद आता है हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम ओबीसी के नाम से जानते हैं। ओबीसी की 3 पहचान है। कौन लोग हैं ओबीसी? जो लोग सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। किसी भी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में तभी शामिल किया जाता है अगर वो जाति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से समाज से पिछड़ी हुई है, निम्न है, या इनमें ये चीजें कम हैं, उसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग में गिनते हैं। जब अनुसूचित जाति और जनजाति की परिभाषाएं बनाई गई और उनकी लिस्ट बनाई गई, तब उसमें भी कहा गया कि कुछ और जातियां भी हैं जिनकी हालत बहुत निम्न है, पर वो इनमें नहीं आती। ये वो जातियां आती हैं इसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति से थोड़ा सा ऊपर हैं लेकिन श्रवण जातियों से काफी नीचे हैं। इसमें वो आते हैं, अमूमन वो आते हैं जो कारीगर लोग होते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, जैसे लोहार है, सोनार है, जो नाई है, जो बाल काटने का काम, लोहे का काम या और दूसरे काम करते हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, यानी कि वो जो हाथ से काम करते हैं, वो लोग इसके अंदर आते हैं। तो आजाद होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1963 काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया। पहला पिछड़ा वर्ग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहला अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन थे या किसकी अध्यक्षता में ये बनाया गया था, तो उनका नाम है काका साहेब कालेलकर। ये बनाया गया था और इन्होंने 1953 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। उसमें इन्होंने 2399 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था, जो पूरे समाज का 70% से ऊपर जनसंख्या इनके अंतर्गत आती थी। लेकिन चूंकि राजनीतिक अनिच्छा के कारण या राजनीतिक विरोध के कारण इस
रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और क्योंकि राजनीतिक विरोध होने की संभावना थी इसलिए इस रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं गया और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और कुछ भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। फिर 1977 के बाद जब भारत में इलेक्शन हुए इमरजेंसी के बाद और जनता पार्टी का शासन आया, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, तब उन्होंने दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे 1979 में बीपी मंडल जो है उसके अध्यक्ष थे। तो बीपी मंडल आयोग बोल जाता है, इसको खाली मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट उन्होंने 1981 में सरकार को दे दी, लेकिन फिर वही राजनीतिक के कारण उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि तब तक इलेक्शन हो चुका था और इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बन चुकी थी और उन्होंने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 1989 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस रिपोर्ट को 13 अगस्त 1990 को एक सरकारी ज्ञापन करके और लागू कर दिया। ये रिपोर्ट समाज के भलाई की बजाय राजनीति से प्रेरित ज्यादा थी, क्योंकि देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, ज्यादातर लोग उनकी तरफ थे। वीपी सिंह ने उन लोगों को अलग करने के लिए और देवीलाल को एक तरफ करने के लिए इस रिपोर्ट को बिना बहस के लागू कर दिया गया। इस रिपोर्ट के कारण हमारे देश में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हमारे देश का नुकसान हुआ। विरोध केवल इस बात का था कि इस पे कोई बहस नहीं की गई थी, लोगों को समझाया नहीं गया था, लोगों को जागरूक नहीं किया गया था। इस के अंतर्गत जो है 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दे दिया गया था। तो ये था हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे थे हम। इसके बाद आते हैं हम भारत में जनजातीय जीवन। जनजाति वो है जो जंगलों में रहती है। संविधान का अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इसमें अनुसूचित जातियां आती हैं। इसमें 2 अनुसूची है। अनुसूची 5 में पूरे हिंदुस्तान के जनजातियां आती हैं, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर। पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं 7 सिस्टर्स एंड सिक्किम, वो राज्य को हम पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। 7 सिस्टर्स के नाम से हम उनको बोलते हैं, जिसमें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये आते हैं। 7 राज्य, उनको अनुच्छेद 6 में माना गया। तो इन दोनों को जो सारे आ गए, लेकिन 5 में जो है बाकी पूरे देश के हैं। और यहाँ पर ये है जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं, वो प्रजाति के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो पूर्वोत्तर में रहते हैं या पहाड़ी एरिया में जितने हैं, वो मंगोलाइड प्रजाति के। मंगोलाइड प्रजाति आप समझते होंगे, वो होती हैं चपटे नाक, हाइट कम, पैर छोटे और बाल जो है वो चेहरे पे कम होते हैं। वो लोग होते हैं मंगोलाइड प्रजाति के, जो चाइना, बर्मा और म्यांमार जिसको आजकल हम बोलते हैं, उन देशों से ज्यादा ये मिलती है ये नस्लें। मध्य भारत में जितनी भी जातियां हैं, वहाँ के जनजातियों के लोग ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग लंबे तगड़े होते हैं और वो गोरे होते हैं। काले, एक भील को छोड़ के बाकी काले नहीं होते। भील काले होते हैं और बाकी जो है वो ऑस्ट्रेलाइड होते हैं, लंबे तगड़े होते हैं। दक्षिण भारत में निग्रोटो प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। निग्रोटो प्रजाति में लंबे तगड़े तो होते हैं, लेकिन उनका रंग काला होता है। और आप समझते हैं, आपने देखे भी होंगे निग्रो लोग जिनके होठ मोटे होते हैं, नाक मोटा होता है, बाल घुंघराले होते हैं, तो वो प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम आदिवासी संघर्ष। आदिवासियों ने अपना आज़ादी से पहले ही संघर्ष शुरू कर दिया था। इसको हम 3 तरह से पढ़ेंगे, 2 तरह से ही पढ़ लेते हैं। एक है आदिवासियों की समस्याओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे जो आज़ादी के पहले हुए, और एक जो आज़ादी के बाद हुए। आज़ादी से पहले लॉर्ड डलहौजी ने राष्ट्रीय वन नीति बनाई। राष्ट्रीय वन नीति बनाने का उनका मकसद ये नहीं था कि हम इन जनजातियों का कोई भला करेंगे या हम देश का कोई भला करेंगे। उनका मतलब क्या था कि जो जंगल थे वहाँ पर बहुत संपदा थी और अंग्रेजों का एक ही एम था कि वो इस संपदा को इंग्लैंड ले जाएं।
तो उन्होंने क्या किया, वनों पर से एक राष्ट्रीय वन नीति बनाई जिसमें से आदिवासी जातियों का उस पर से आधिपत्य खत्म कर दिया गया। उनकी वहां पर उनका प्रवेश बंद कर दिया गया। वो वहां पर रहते थे, झूम खेती करते थे। झूम खेती आप समझते हैं, जब एक जगह कोई खेती करते, जब वो जमीन अनउपजाऊ हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह खेती करने लग जाते हैं। इसको झूम खेती बोलते हैं। तो वो झूम खेती करते थे। वहाँ कंदमूल, फल, जो भी इमारती लकड़ी या और दूसरी तरह की फर्नीचर की लकड़ी, ये सारी जो है वन नीति के अंतर्गत उनसे अधिकार ले लिए गए। उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं रही, उनको अंदर पशु चराने की परमिशन नहीं रही। अगर वो अंदर जाते तो उनको भगोड़े या घुसपैठिए या कुछ ऐसे नाम दे दिए गए और उनसे जबरदस्ती की गई। इस तरह से आदिवासी विस्थापित हो गए। चूंकि सारे खनिज जंगलों में ही थे तो खाने खोदी गई, वहां से खानों से वो जो संपदा निकाली गई, तो उन लोगों के गांव वहां से उजाड़ दिए गए और उनको दूसरी जगह बसाया भी नहीं गया। इसको विस्थापन कहते हैं। तो उनको विस्थापन कर दिया गया। कुछ लोग वहां से दूसरे गांव में जाके रहने लगे और कुछ लोग जो वहां से या तो खानों में मजदूर के रूप में काम करने लगे या बाहर निकल गए, वहां से शहरों में आ गए और कारखानों में या और दूसरी जगह मजदूरी का काम करने लगे। दूसरा था इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि सरकार बदली है तो हमारी भी किस्मत बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो वन नीति थी वो एज इट इज रह गई। उस वन नीति को नहीं बदला गया, उनके अधिकार वहाँ पर नहीं रखे गए। और कुछ और भी जैसे बांध बनाए गए तो उन लोगों के गांव डूब गए, उनको विस्थापित कर दिया गया वहां से, और उनको ना उचित मुआवजा दिया गया, ना उनको कहीं और बसाया गया। तो जैसे इसके उदाहरण है सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में है, और एक आंध्र प्रदेश में पोलावरम जो है, वो दोनों इसी के उदाहरण है कि वहां पर उन लोगों को जब डैम में पानी भरा, उनके गांव पानी में डूब गए, वहां से विस्थापित हो गए। सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। अगली बात है सघन औद्योगिकरण की नीति। जितने उद्योग धंधे थे वो ऐसी जगह लगाए गए जहां से खनिज मिलेंगे। खनिज वहां से आसानी से मिले या समुद्र के पास में लगाए गए। जंगलों में चूंकि सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर ली थी तो उस जमीन पर वहां पर उद्योग धंधे लगा दिए गए। वहां से उद्योग धंधे लगाने से उनके उजड़ गए गांव और वहां से वो चले गए। आदिवासियों में सजातीय राजनीतिक जागरूकता। आदिवासियों में अब राजनीतिक जागरूकता भी थोड़ी बहुत आई और इसके लिए उन्होंने आंदोलन किए, और उस आंदोलन का नतीजा आया कि 2 स्टेट वो बनवा पाए, छत्तीसगढ़ और झारखंड। वो दोनों केवल इसी के आधार पर बने थे। तो ये थे हमारे आदिवासी संघर्ष के कुछ प्रमुख मुद्दे, और बाकी हम अगले भाग 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।